मतलब इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिशियन बनना आपके दिमाग में कहाँ से आया या किसने आपको इंस्पायर किया? अभी मौलाना अजरी ने इतना सा बात बोला, उनको जेल में डाला हुआ है। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। रामगिरी, कौन सा बाबा है वो रामगिरी इतनी बातें बोला, इतनी एफआईआर है, उसको अरेस्ट भी नहीं किए। कि बचपन से एजाज खान क्या बनना चाहते थे? क्रिमिनल। हम अंबानी से भी लड़े, पीएम सीएम सबसे लड़े, जनता के लिए। इफ यू गेट अ चांस टू टॉक टू अ पीएम, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट? अबे सिगरेट की फैक्ट्रियां, दारू की फैक्ट्रियां बंद करो ना। नोट आती ना उधर से तुम लोग को। हिंदू मुस्लिम बंद करो साहब। क्या कर रहे हो? देश की वाट लगा रहे हो। एक पैर कब्र में, एक केले के छिलके पे। अच्छा ये बताइए कि आपकी पढ़ाई जो एजुकेशन रही है वो कहाँ से रही है? कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हो आप भाई? टीचर लोग क्या करते हैं? झूठी तो पढ़ा रहे यार। आई एम सॉरी टू से टीचर्स, but I don't need no education, man. When education mafias ruling the country, education mafias है ये लोग। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ उनका कुछ वेलकम मैं इस तरीके से करूँगा कि हर सोफ़ा दीवान नहीं होता और हर पत्ता पान नहीं होता और हर खान एजाज खान नहीं होता। जी हाँ, तो एजाज खान साहब, वेलकम टू शिराज खान शो। मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदुओं को जय श्री राम, कैथलिक को हेलो और सरदारों को जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, लेकिन हिंदुस्तान के माहौल से थोड़ा दुखी हूँ मैं। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं और इनफैक्ट आपके फॉलोअर्स हैं वो आपका पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते थे। एक्चुअली आपको बहुत बार देखा है, आपकी लाइफ को बहुत जगहों पे देखा है, मगर वो पूरी जर्नी एक पॉडकास्ट पे देखना चाहते थे। तो आज हमें मौका मिला, ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है। मेरी पूरी जिंदगी दिखाओगे तो लोग बागी हो जाएंगे, रेबल हो जाएंगे। नहीं, ये प्यार है जो आपसे करते हैं लोग। हाँ, मतलब they love me because they know that what I do no one can do. Exactly. You need a steel balls for that, which is very rare. रियल लाइफ और रियल लाइफ में एजाज खान में कितना डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस है जितना दरिया के पानी में और समंदर के पानी में। अच्छा, तो दरिया का पानी तो और समंदर का पानी तो भाई उसकी तो कोई तह नहीं है। अब जाहिर सी बात है आपके अंदर भी वो डिफरेंस हमें नज़र आएगा। और दूसरी बात ये बताइए मेरे को एजाज भाई, क्योंकि आपके नाम के साथ जुड़ता है एजाज खान एक नंबर। अब वो एक नंबर क्या पढ़ाई में एक नंबर थे या फिर वो एक नंबर आपने खुद लगा लिया, ये लोगों ने आपको एक नंबर दिया है? पढ़ाई में तो मैं लास्ट बेंचर था यार। अच्छा, बैक बेंचर थे आप? हाँ, पर ये एक नंबर मैंने, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको एक नंबर, तुम्हारी बात कोई अच्छी लगे तो एक नंबर, वो कॉम्प्लीमेंट था। तो वो आपने अपने आप को खुद दिया? नहीं, वो मैंने लोगों को दिया तो लोगों ने मुझे ही दे दिया वो। अच्छा, चले मैं आपकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा मैं पर्सनल जानना चाहूँगा कि एजाज खान का बचपन कहाँ गुजरा और घर में कौन कौन था, फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कुछ ऐसी कुछ मोमेंट्स जो आज तक लोगों को नहीं पता हो। मेरा बचपन अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में गुजरा है और मेरी 6 बहनें हैं माशाल्लाह, और मैं एक भाई हूँ। और ख़ानदान में टोटल मिला के 32-33 लड़के लोग हैं। सब मेरी वजह से बिगड़ गए। मतलब अल्लाह ताला एक दे पर नेक दे। हाँ, ये जो डायलॉग होता है, मगर आप एक ही थे, वन मैन आर्मी। वो हर ख़ानदान में एक ही होता है वाकई। और आपने अपने ख़ानदान का नाम भी रोशन कर दिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके फादर मतलब किस ऑक्यूपेशन में रहे, बिजनेस में रहे? मॉम? मेरे फादर, जब इंडिया में 2 एम्पाला ली गई थी, एक राजेश खन्ना ने ली थी और एक मेरे फादर ने ली थी। अच्छा। अहमदाबाद में। माय फादर वेरी बिग बिजनेसमैन, करीम लाला, हाजी मस्तान, अजीज़ दिलीप, ये सब लोग उस टाइम के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अहमदाबाद के भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। माय फादर यूज्ड टू मेक केमिकल्स फॉर कारपेट्स। अच्छा, बट नाम आपने ऐसे ऐसे ले लिए, पहले तो मैं डर गया। दे आर बिजनेसमैन यार। अच्छा। डर क्या गया? कि कहाँ हाजी कनेक्ट हो रहा मस्तान है? वाज अ बिजनेसमैन। तो अहमदाबाद में हमारी 3-4 फैक्ट्री है, आज भी है। बड़ा काम होता था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बेटा था।
मेरे फादर ताजुद गुजार है। जी आज माशाल्लाह। तक जवानी से अब तक उनकी ताजुद भी नहीं छूटी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बड़े नमाजी परहेजगार आदमी, मतलब आलिम के घर जालिम पैदा हो गया। मैं कह रहा था कि औलिया के घर भूत और भूत के घर औलिया, मतलब ये कैसा, मतलब आपको किसने इंस्पायर करा जो आपका ये वाला रूप निकल कर आया और घर में कोई ऐसा रहा नहीं? नहीं, बेसिकली क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त हिंदू ही है। अच्छा। हम हरिजन लोगों के साथ बैठते थे, उनको भंगी भंगी बोला जाता था, तो हमें बड़ा बुरा लगता था। हम गोरे चित्ते थे, वो लोग एकदम काले से, नाक बहरी है, तो घर वाले ढूंढने आते थे तो हम उन लोग के साथ ही खेल रहे होते थे। हमको वो लोग पसंद थे क्योंकि लोग उनको कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार कर रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमारे दोस्त बन गए। एक पुनिया था, एक बोबड़ा था, लंगड़ा था, इन लोग सब हम लोग, तो ये 3 काले बच्चे और हम गोरे, हम खेलते थे। हमारी माँ ढूंढने आती थी, बाद में हमको मार के दिलाती थी, बोले ए किसके साथ, तो हम हमारी माँ से भी लड़ते थे। पता नहीं, हमको बचपन से ऐसा था कि यार ये छूत अछूत, ये हिंदू मुसलमान, ये सब क्या चुतियापा है। तो बचपन से हमारे अंदर ये है। एग्जैक्टली। कभी आपने भेदभाव नहीं किया? नहीं, हम तो उनके घर में खाना खाते थे, नहीं तो हिंदू में भी बड़े बड़े ब्राह्मण और वो लोग हरिजन के घर पे खाना नहीं खाते आज भी। तो क्या आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? और मुसलमानों में भी है, बोले ख्वाजा के घर में नहीं खाते, इसके घर में नहीं खाते, इससे ये नहीं करते, सिया के यहाँ नहीं जाते, फलाना के यहाँ नहीं जाते। तो ये सब जगह है भाई, धर्म का धंधा है और हर बंदा इसमें अंधा है, समझ जाओ। क्या बात है। अच्छा, मैं इसलिए आपकी फैमिली की बात करूँ क्योंकि आप हमेशा जिक्र करते हैं अपनी वालदा का, और उनसे बहुत मोहब्बत भी आप करते हैं, और उनके जाने के बाद भी और उनके रहते हुए भी आपने हमेशा उनको बड़ा प्रेज़ किया है। तो कुछ उनके साथ बिताया हुआ कुछ एक अच्छा पल, और वैसे तो हर पल ही अच्छा होता है, जो आपको हमेशा याद रहता है और आप हमेशा मिस करते हैं? देखो, माँ का जो दर्जा है वो कोई ले नहीं सकता। हम लोगों से कहेंगे कि अपनी माँ की कसम मत खाया करो। आदमी क्या करता है कि माँ की कसम मोहब्बत में खा लेता है। माँ फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, वो उसको मालूम है खाना खा लेगा, वो तो माँ को टालने के लिए बोलता है माँ तेरी कसम मैं खाना खा लिया, अरे माँ तेरी कसम मैं ये कर लेगा, माँ तेरी कसम। तो उस पर मैंने एक चीज़ लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। वाह। मेरा आसमां है ये, मेरी ये ज़मीं है, सारी खुशियां है, पर माँ तेरी कमी है। तो आज मेरी माँ नहीं है, मेरे से पूछो कि वो माँ की कसम क्या होती है, और वो माँ का दर्जा क्या होता है, और वो माँ का कॉल आना क्या होता है। वो बिना लालच जब वो पूछती रहती है तुम कहाँ हो, खाना खाए कि नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मूड कैसा है, मेरा बच्चा तू कैसा है, ये जो चीज़ें हैं वो हम इतना मिस करते हैं कि उसके लिए हम हमारे जिस्म का एक एक खून का कतरा, हमारे बदन की एक एक चमड़ी हम देने को तैयार है कि हम हमारी माँ को एक बार गले लगा लें। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये मोमेंट ऐसी होती है, और जब भी आप अपनी वालदा के बारे में बात करते हैं आप इमोशनल भी हो जाते हैं, और वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के। द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक। आप अपनी माँ से प्यार करो, और उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में शायद तुम्हें कोई, देखो तुम्हारी बहनों की भी शादी होगी तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ चल देंगी, तुम्हारे भाई की बीवी आएगी वो भी चल देगा। Can I have a tissue paper, please? Yeah, please, please. So, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी का अपने माँ बाप को दो। इन लोगों ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे सपनों के लिए अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है ना, अपनी ज़िंदगी को, अपने एक एक पल को, अपने अरमानों को, अपनी खुशियों को, तो वो ये 2 लोग हैं। किसी को बोल के देखना, तुम्हारी बीवी को बोल के देखना, तुम्हारे भाई को बोल के देखना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, कब्र तक आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, उनको बोल के देखना मेरे सपने के लिए तू कुर्बानी दे के देख, कोई नहीं देगा। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, याद रखना। ये लगे होंगे ना, भिखारी हो जाओगे तुम। अच्छा एजाज भाई, मैं इस बात को समझ पाया हूँ बहुत अच्छे से।
तो थोड़ा सा मूवमेंट को लाइट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी पढ़ाई जो एजुकेशन रही है वो कहाँ से रही है, किस स्कूल से आपने पास आउट किया और कहाँ तक आप पढ़े हैं? मैं अत्तर मैं अत्तरवर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। नहीं, वो तो एडमिशन आपको बहुत बाद में मिला है ना वहाँ तो। हाँ, बट उससे पहले जो मैं विश्व भारती स्कूल से पढ़ा हूँ, अहमदाबाद। बहुत पढ़ाई में बहुत बच्चों को भी बाहर से ही गायब करवा देता था। चलो बताओ, बचपन से ही ऐसे हैं मतलब नटखट शरारती। टीचर लोग क्या करते हैं, झूठी तो पढ़ा रहे यार, क्या पढ़ा रहे। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी टू से टीचर्स, but I don't need no education, man. When education mafias ruling the country, करेक्ट। जो पढ़ाकू लड़के हैं वो जोमेटोस में काम कर रहे हैं और जो चूतिए हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठे हैं। तो कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हो आप भाई? पढ़ लिख के आदमी अगर जोमेटोस में काम कर रहा है, पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा है, थिएटर में टिकट चेक कर रहा है, तो थ्रू ऐसे पढ़ाई सिस्टम की साला, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो पढ़ाई जाती ही नहीं है। एजुकेशन माफिया है ये लोग। एग्जैक्टली। जिस तरह से ये लोग मुझे माफिया बोलते हैं, मैं माफिया नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। ये लोग माफिया लोग हैं। मैं इनको एक्सपोज करता हूँ तो इनको बुरा लगता है। जो पढ़ाकू बच्चे हैं हिंदुस्तान के, कितनी लड़कियां पढ़ पाती है, कितने लौंडों को स्कॉलरशिप मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। राइट। वहां भी घोटाला होता है, वहां भी सेटिंग से दूसरे बच्चों को स्कॉलरशिप देके भेजा जाता है और जो बच्चा डिजर्व करता है वो गरीब का ही होता है सर। क्योंकि गरीब का ही बच्चा पढ़ता है, उसी को पता होता है पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, उसी को पता होता है कि पढ़ लिख के मैं क्या बनूं तो मेरे माँ बाप का जो ये तकलीफ है, ये दुख है, मैं इसको चेंज कर सकूं। लेकिन जब वो पढ़ लिख के अपनी पूरी मेहनत लगाता है और वो मेहनत के बाद जब वो देखता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट और भ्रष्टाचारी है बहनचोद, फिर वो बनता है क्रिमिनल। अच्छा आप ये बताइए मेरे को, पढ़ाई की बात हो गई है, छोड़े हम पढ़ाई की बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो अब आपने अहमदाबाद से मुंबई का सफर क्या सोच के तय किया था और क्या चीज थी जो आपको बॉम्बे लेकर आई थी सबसे पहली बार? अब सच बोलेंगे तो हमने एक आदमी का सर फोड़ दिया था। सच्ची? हाँ, वो एक 5 स्टार होटल का मालिक था, सुदामा रिसोर्ट होटल का नाम था। ओके। पूल टेबल उस टाइम पे नया नया निकला था। पूल खेल रहे थे, उसका पूल का वो फट गया हमसे कपड़ा। तो अब वो बोला 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो हमने उसको 60 फटके मार दिए। कट टू हम ट्रेन में बैठ के बम्बई आ गए। अच्छा, मतलब घर वालों को बिना बताए? हाँ, घर वालों को बिना बोले? घर वालों को कौन बोलेगा हमने एक का सर फोड़ दिया भाई, मेरा बाप मेरी वाट लगा देगा। बिना बोले गायब। तो बॉम्बे का सफर जो आपने किया था, क्या सोच के किया था? अरे हमारे रिश्तेदार थे ना बॉम्बे अच्छा, में, यहाँ पे भाग भूग के आते थे, डोंगरी में ही रहते थे, भाई कल्ला डोंगरी। ओ, हमारे सामने हम बच्चे थे, हम निकलते थे, बोले दाऊद भाई जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये वो है, ये रज्जी भाई है, ये वो वाले भाई है, वो माया डॉलर है, ये डॉलर है, वो डॉलर, सबको देखा है हमने। अच्छा, आपने देखा है उनको? डॉलर सब सारी करेंसी देखी हमने, सिक्के नोट सब देखा है हमने। वाह। और ये बचकाने लोग हमको बोलते हैं ऑनलाइन गैंगस्टर लोग, साले हागोड़ी। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, मगर मैं उसके ऊपर लेकर आऊंगा आपको। बट उससे पहले मैं कहूँ कि आपको आपके करियर में एक्टिंग की तरफ किसने इंस्पायर किया? कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपने सोचा नहीं, आई वांट टू बी एन एक्टर? हमने देखा इतने बुरे बुरे एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा हम एक्टिंग करते हैं यार। नहीं, बचपन से एजाज खान क्या बनना चाहते थे? बचपन से मैं जो बनना चाहता था वो मत पूछो, वो जरूरी है ना। एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, जो तो अभी भी कोशिश हैं। कर रहा हूं मैं। वो आप हैं? नहीं, कोशिश कर रहा हूं मैं जी। लोग बोलते हैं ना, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, फलाना बनना चाहता हूँ, ढिमका बनना चाहता हूँ। मेरे भाई, तू अच्छा इंसान बन गया ना तो तू जिंदगी में कुछ बन गया, वरना तू कुछ भी बन जा रे, तू फोकट है बे। क्योंकि एक आप अच्छे इंसान हैं ये मैं जानता हूँ, और जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं
तो वो आपको इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आप दिल के कितने अच्छे हैं। ऐसा नहीं है अच्छा मैं आदमी सामने सिगरेट बैठा थोड़ी हूँ। पीता है यार। नहीं ये तो खैर ये बच्चों, हाँ, ये मेरे पर- जैसा नहीं बनने का बेटा। स्मोकिंग किल्स, पर ये मैं इसलिए पीता हूं ताकि ये भ्रष्टाचारी सरकार, अबे सिगरेट की फैक्ट्रियां, दारू की फैक्ट्रियां बंद करो ना। नोट आती ना उधर से तुम लोग को, दारू के ठेके खुले छोड़ रहे। आदमी पिया नहीं कि शैतान ने भड़काया नहीं। यू आर ऑल हिपोक्रेट। गुड़ खा रहे हो, गुलगुलों से परहेज कर रहे हो। वाह। हाँ, तो हमारा सवाल था कि आपको मतलब एजाज खान को बचपन में हर बच्चे का एक सपना होता है, यार मेरे को क्रिकेटर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। एजाज खान का क्या सपना था कि उन्हें क्या बनना है? मैंने बोला ना, मेरा यही सपना था, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान तो आप आज भी हैं, बट उसके साथ साथ एक करियर वाइज आपको क्या बनना था? करियर को मैंने कभी चूज नहीं किया, ओके हमेशा करियर ने मुझे चूज किया है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, जिस जगह पे हाथ डालता हूँ अल्लाह उसमें सक्सेस ही दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके नाम के साथ इतनी सारी चीज़ अब जुड़ गई हैं। एजाज खान एक्टर, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, राइटर और इनफैक्ट प्रोड्यूसर और सोशल एक्टिविस्ट। तो मैं इतने सारी चीज़ें कैसे? रोज रोज गिर के भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। अरे जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, फेल नहीं होगे, फिर फेल नहीं होगे, फिर फेल नहीं होगे, तो जीत का मजा कैसे आएगा दोस्त? जब तक हारने का गम नहीं होगा ना, जीत की खुशी नहीं होगी दोस्त। पहले हार का मजा ले, और फिर जीत का जो सुकून मिलेगा ना तेरे को, जब पूरी दुनिया बोलेगी कि यू आर अ फेलियर, तब जीतने का मजा आता है। क्योंकि जो दुनिया ना, ये बहुत मादरचोद है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे को नीचे खींचेगी, गंदी बातें करेंगी तेरे बारे में कुछ ना कुछ। अरे ये महात्मा गांधी को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, अल्लाह को नहीं छोड़ते, जीसस को नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते भाई। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताइए, आपने सबसे पहला, जब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, और आपका सबसे पहला ब्रेक कौन सा था एज एन एक्टर? तो मैं श्रीजी रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था। अच्छा। तभी हमको एक डायरेक्टर देख रहा था कब से, उसका नाम है शिवराम यादव। उसने राम गोपाल वर्मा को असिस्ट किया है। बड़े ही होनहार डायरेक्टर थे, हमारा दोस्त थे वो, बड़ा खास। और हैदर काजमी प्रोड्यूसर, वो दोनों भी चाय पी रहे थे। उन लोग को एक लड़का चाहिए था, गोरा चिकना दिखने वाला, दम यंग। शरद कपूर उस टाइम पे बहुत बड़ा हीरो था। जोश पिक्चर रिलीज हुई थी और उन्होंने उसको साइन किया था। उसमें सब बड़े बड़े एक्टर, निर्मल पांडे, फिर सत्या का भाव जो गोविंद नामदेव, फिर 1.5 फुटिया, ये वो सारे गैंगस्टर के जितने उसमें थे वो सब उसमें थे। उसमें एक तीसरा हीरो था जो चाय वाला था, जो हरी नाम था उसका। वो बम्बईया लैंग्वेज थोड़ी हमारी, हम तो बम्बई बचपन से ही है, तो उन्होंने वो सुन रहे थे, देख रहे थे, तो हमको पूछा क्या करते हो? हमने कहा फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे, अभी कुछ है तो दे दो काम। अच्छा। हम तो काम की तलाश में ही रहते थे, कोई भी काम हो, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी करा लो। वो बोले एक्टिंग करोगे? बोला ठीक है कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार। और वहाँ से हमको वो पद फिल्म मिली और वो फिल्म चली उस टाइम पे। अच्छा, पहला ही ब्रेक मूवी डायरेक्ट शरद कपूर के साथ। कोई मैं शरद ऑडिशन कपूर- नहीं, कोई कुछ नहीं कोई हुआ? ऑडिशन नहीं। पहले डायरेक्टर बड़े स्मार्ट होते थे, वो देख के ही ले लेते थे कि यही है मेरा कैरेक्टर। ओह, अभी के थोड़ी थोड़ी चोचले, ये कास्टिंग डायरेक्टरों के चोचले, उनके ही साथ वालों को ही कास्ट कर रहे, और जो बड़े रोल है वो कास्टिंग डायरेक्टर खुद कास्टिंग डायरेक्टर बने हुए, वो खुद ही कर दे रहे। वो हथौड़ा सिंह, ये वो देखो कास्टिंग डायरेक्टर था, राइट। वो बनने आया था एक्टर। अब बेचारा है आड़ा टेढ़ा, तो उसको तो काम मिलने से रहा, राइट। तो उसने क्या किया, कास्टिंग डायरेक्टर बन गया।
फिर एक अच्छे रोल की तलाश में रहा, और जैसे ही वो रोल मिला उसने पेला, और पेल के अभी वो स्टार बन गया। ऐसे तो और भी एग्जाम्पल है, मुकेश छाबड़ा भी यही तो मुकेश एग्जाम्पल छाबड़ा है। भी तो देखो, मुकेश छाबड़ा कैसा बंदा है, उसने बहुत स्टार बना दिए। राइट। जितने स्टार मार्केट में घूम रहे, छोटे मोटे और बड़े, आज के सेकंड दौर में वो मुकेश छाबड़ा के बनाए हुए। चाहे कोई भी उठा लो, राजकुमार राव उठा लो, चाहे वापस इसको उठा लो, क्या नाम है, विकी कौशल को उठा लो, आयुष्मान खुराना को उठा लो, किसी को भी उठा लो, अभी के Right. नए वाले सब उसके कास्टिंग किए हुए लोग। तो उनका इसलिए करना बनता है। देखो भाई क्या है, यहाँ पे तुमको रोल ना उतना ही मुश्किल से मिलेगा जितना मुश्किल से यूनिवर्सिटी में आदमी टॉप करता है। अब तुम सोच लो, अभी पहले क्या था, कम लोग थे, अभी हर आदमी को एक्टर बनना है। Exactly. सब इन्फ्लुएंसर है, राइट। सबके हाथ में फोन है, सब एक्टर है। अब बहुत टफ हो गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसमें भी क्या हो गया है, पब्लिक को रास्ते गलत बताए जा रहे। भाई रोल मिलना और एक नाम बनाना और पहचान बनाना एक अलग बात है। एग्जैक्टली। उसके बाद हमने बालाजी में एकता कपूर के साथ हिंदुस्तान का पहला रियलिटी शो मैंने जीता हूँ। उसका Which नाम one? था बॉलीवुड क्लब, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल पे आता था, जूम पे, गूगल कर लेना उसको। कौन वो से ईयर की पहला- बात कर रहे हैं आप? ये मुझे खुद नहीं याद है, वो बहुत पुराना है। वो पहला रियलिटी शो जिसमें राम गोपाल वर्मा ने मुझे साइन किया था, और रक्त चरित्र 2 दिया था उसने मुझे, इसलिए मैंने रक्त चरित्र 2 किया था। तो ये बचकानों को हिस्ट्री नहीं मालूम, तभी सोशल मीडिया नहीं था भाई लोग। एग्जैक्टली। ये तुम सोशल मीडिया के कीड़े हो रहे, और सोशल मीडिया पे अच्छा इंसान बुरा इंसान बन के मतलब नहीं है, रियल लाइफ में बन के दिखा रहे बचकाने। सोशल मीडिया पे तो सभी अच्छे रहे, सबके पास ही गाड़ियां हैं, सबके पास ही ये, सबके पास वो है, सब बोल रहे हम अच्छा कर रहे। 4 वड़ा पाव खिला के तो कोई भी वीडियो बना लेता है। अल्लाह के बंदे, एनजीओ 20 साल से अल्लाह चलवा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल लोगों की मदद हमसे करा रहा है, लड़ के। हम अंबानी से भी लड़े, और पीएम सीएम सबसे लड़े, जनता के लिए। अच्छा ये बताइए, आपकी लाइफ का और आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? अब मेरी लाइफ में इतने टर्निंग पॉइंट है ना बाबा, देखो 5-6 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है ना कि जैसे एकता कपूर की सीरीज में वो आता है ना, हाँ। डिजिंग डिजिंग डिजिंग, वैसा मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाते तुरंत। राइट। पर मेरा अल्लाह मेरी लाइफ को बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग रखा हुआ है यार, मैं बहुत खुश हूँ उससे। और जब आपने इंटरेस्टिंग की बात कही है, तो ऑब्वियसली बीइंग एन एक्टर और सडनली आपने चूज़ किया पॉलिटिशियन बनना, तो ये मतलब इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिशियन बनना आपके दिमाग में कहाँ से आया, या किसने आपको इंस्पायर किया? यार क्या है, सियासत मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, पर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत। देखो, एक देश में 2 कानून चल रहे, हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है, और इस चीज पे हिंदू लोग चुप है। देखो मैं ऐसा नहीं है कि कोई 2 बात कर रहा हूं। एक पंडित है यूपी का जिसने 80 लड़कियों को मुसलमान बनाया, वो फ्री घूम रहा है। एक मौलाना है जिन्होंने 35 लोगों को कलमा पढ़वाया, उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई। ये कौन सा कानून है? राइट। एक आदमी हमारे नबी को कुछ भी बोल रहा है, उस पर कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। एक वो क्या नाम है उसका, सलमान अजहरी साहब नहीं है, ये क्या भी बोल वसीम रहा रिजवी है। था, मस्जिदों में घुस के मारेगा, ये करेगा। वो कौन है बटला? हाँ, वो कितने फुट का है वो? मितेश राणा। 1.5 फुट नहीं, 1.5 भी नहीं है रे वो, मेरे ख्याल से 1/4 फुट है वो। वो क्या बोल रहा था कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस के मारेगा। क्या है, मुसलमान हो गए ठंडे, इतने ठंडे हो गए कि इनकी बहनों का हिजाब खींच लो तब भी ये बड़े के पाए खा के सो रहे। इनको
नमाज पढ़ते हुए लाते मारो तब भी ये सो रहे, इनके नबी को कुछ भी बोल दो तब भी ये सो रहे। ईद मिलादुन नबी, हमारे नबी, इतना बड़ा दिन, उस दिन का फंक्शन 2 दिन बाद कर दो तब भी ये चुप है। तुम लोग जिंदा नहीं हो रहे। मेरे को ना अपने आप पे बहुत घमंड है रे। मेरा अल्लाह मेरे को चूज किया है ये सब बोलने के लिए। 2024 में अल्लाह मेरे से ये सब बुला रहा है जब मेरे पे 15 झूठे केस, 14 थे, अभी 15वां हो गया जबरदस्ती का एक और पता नहीं कितने बनेंगे। मेरा अल्लाह मेरे को छुड़ा भी लेता है और मेरे को परवाह भी नहीं है, लेकिन मैं इनजस्टिस के खिलाफ बोलते रहूंगा। ये कौन सा कानून है भाई? मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। 2 समाज के लोग पत्थर मार रहे, एक समाज के लोगों को मारा जा रहा है। दोनों को मारो। गणपति के पंडाल में जिन लोगों ने पत्थर मारे उनको भी मारो, और जिन पे मस्जिद में जितने पत्थर मारे उनको भी मारो। बिल्कुल ठीक। तुम ये मैसेज दे रहे हो कि मुसलमानों सांस भी लोगे तो तुम्हारी मार दी जाएगी। राइट। अच्छा, ये 40 करोड़ है तो भी इतने डर रहे। अल्लाह से नहीं डर रहे इन लोग, और अल्लाह के पास जाना भी नहीं चाह रहे। इन लोग कैंसर से मरना चाह रहे, टीबी से मरना चाह रहे, जॉन्डिस से मरना चाह रहे, लीवर फेलियर से मरना चाह रहे। अबे अल्लाह के नाम पे कुछ खा के देखो, एक आधी देखो फिर, लेकिन नहीं खाएंगे। सरदारों से कुछ सीखो। 2 करोड़ सरदार है। मैं बहुत इज्जत करता हूं भाई सरदार लोगों की यार। वो बैठे बिल पास कराने, किसी सरदार की पगड़ी गिरा के दिखाओ। एग्जैक्टली। सरदार वाहिगुरु में कुछ कर रहा हो वहां पे बैठ के, उसको लात मार के दिखावे इन लोग। पूरे सरदार लोग घुस जाएंगे। पुलिस स्टेशन में पुलिस को भी मारते ये लोग, सबको मारते। हमारे वाहिगुरु को और हमारे धर्म पे आने का नहीं। और या मियाँ भाई लोग को तो बोले कुछ भी करो इनका यार। गणपति के पंडाल पे 4 पत्थर पड़े, कौन मारा क्या मारा वो पुलिस को मालूम, लेकिन 2 मिनट के अंदर उधर 6 से 7 हजार लोग जमा हो गए। कितने? तुम मस्जिद पे पत्थर मारो, देखो मियाँ भाई आते क्या? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनको डराया जा रहा है, इनको जेल में डाल दिया जा रहा है, इससे ये डर जा रहे। अरे 40 करोड़ है, जेलें कम पड़ जाएगी रे पगलो। कितनी जेल बनाएंगे रे इन लोग? कितनी जेल बनाएंगे इन लोग? एक जेल का कैपेसिटी, 70 रोड का कैपेसिटी है 3,500। थाना का है मेरे ख्याल से 2 सवा 2, कल्याण का है, बाकी दिल्ली तिहाड़ का होएगा कुछ 30,000। दूसरी जेलों का 1% को भी जेल में नहीं डाल पाएंगे लोग। सही कहा। लेकिन तुम्हारी फट गई है, और मेरे जैसे लोग जो आगे आते हैं उनको भी तुम नीचे खींचते हो। कुछ नहीं होता तो खाली पीछे आके खड़े तो रहो। अभी मौलाना अजरी ने इतना सा बात बोला, उनको जेल में डाला हुआ है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। वो आसाराम बापू के लिए उन लोग बेंचोर 1-1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग लोड निकल रहे। वो क्या नाम है वो, रामगिरी कौन सा बाबा है वो? रामगिरी। वो रामगिरी इतनी बातें बोला, इतनी एफआईआर है, उसको अरेस्ट भी नहीं किए। करेक्ट। ये इसलिए हो रहा है कि मुसलमान शिया सुन्नी अहले हदीस फलाना ढिमका, ये वो, ये मौलाना वो मौलाना, ये ओलमा ये ओलमा, ये टोलमा ये मौलमा, इन लोग में बढ़ गया है। एग्जैक्टली। और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने बोला वो करो रे, कौन से ओलमा, कौन से ये सदर, कौन से वक्फ बोर्ड वाले, कौन से ये चूतिए, सब इन लोग बोलेंगे अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मैं चूतियों, घर से निकलोगे तो होगा। अभी तो हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, बाद में घर में घुस के खींचेंगे। धंधो, फिर मैं इमोशनल हो जाता हूं, मेरे को ना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी जो बात आपने बोली है वो दिल से है, वो कोई इसमें कोई बनावटी नहीं है, और हकीकत में ये रियलिटी। और हिंदू भाई चुप है, हम बटे हुए। मेरी माँ की कसम, अगर मेरी कोई हिंदू बहन का घूंघट खींचा जाएगा ना, एजाज खान ना, चाहे वो कोई भी मुसलमान रहे, कोई भी मुल्ला रहे, उसकी माँ की आंख मैं मारूंगा उसको। पहले बोलूंगा गांडू ये मेरी बहन है, इसके घूंघट पे तूने हाथ कैसे डाला? और तुम लोग हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे तो तुम लोग को मजा आ रही है? अरे थोड़े थुए तुम लोग पे।
और इस फिर बात बोलते को हैं हिंदू मुस्लिम। अबे इस पे तो पूरा देश चला रहे तुम लोग, पूरा वर्ल्ड चल रहा है खाली इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि मैंने खुद आपके ऑफिस में देखा कि बहुत सारे लड़के, इनफैक्ट आपने नॉन मुस्लिम हिंदू आपके साथ काम करते हैं, सूरज है और 2-4 लड़के जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। 20-22 मेरे साथ हिंदू लड़के हैं जो मेरे को खिलाते हैं, क्या जहर डाल के दे देंगे क्या उन लोग? बट आपने कभी पार्शियलिटी नहीं मैं करी। नहीं करता हूं, मेरे 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 इस्लाम में ये नहीं लिखा है। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मेरे में ये नहीं है। मेरे साथ, मेरे लिए सबसे पहले ना उन लोग गोली खा लेंगे, उन लोग मेरे लिए, वो ऐसे लोग हैं। वो असली हिंदू है। असली हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं कर सकता। असली हिंदू वो है जो दिवाली से ज्यादा ईद का इंतजार करता है। ये वो नहीं है भाई, ये कोई और लोग हैं जिनको ऐसा बना दिया गया है, मानसिकता खराब की जा रही है। भाई हिंदुस्तान वो था कि एक मुसलमान लड़की अगर बुरखे में गुजरती थी तो 6 हिंदू लड़के खड़े होते थे तो वो टर्न कर लेते थे, वो बोलते थे भाई हमारी बहन जा रही है। और अगर एक औरत सिंदूर या टीका लगा के निकल रही है तो 4 मुसलमान लड़के टर्न कर लेते थे कि हमारी बहन जा रही है। उस माहौल को ये लोग खराब करना चाह रहे। मेरी लड़ाई वो है। मैं अभी समझा रहा हूं, बाद में लोग नहीं समझेंगे, बहुत देर हो जाएगी। और इतनी देर हो जाएगी कि आप देख रहे हो, देर इतनी हो चुकी है कि एक 80 साल के आदमी को ट्रेन में 20 से 25 यंग लड़के मार रहे हैं, उनका मुंह सुजा दिया सिर्फ इसलिए कि वो बफेलो का मीट लेके जा रहे थे अपनी बेटी के लिए। वो मीट उन्होंने मार्केट से खरीदा है। एग्जैक्टली। मतलब खाली बहाना चाहिए तुमको। और आप ये आइडेंटिफाई कर भी कैसे सकते हो? आपने कभी एक भी वीडियो ऐसा देखा हो जहां पे किसी हिंदू को मारते हुए ऐसा बोला जा रहा हो कि अल्लाह अकबर बोल, कलमा पढ़, या ये गाय का गोश्त है तू खा? देखा क्या कभी वीडियो ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में कहीं ना कहीं रहमे डाला है। जब आपने इतनी गहरी बातें कही हैं, तो क्योंकि आप ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और बहुत सालों से लड़ रहे हैं, आपने उसके चलते कई इलेक्शन भी लड़े, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली चाहे भले ही कामयाबी ना मिली हो, तो आपने कभी यही ये तो नहीं सोचा? हमारा ड्रॉबैक है मुसलमानों का। ये लोग एजाज खान के सामने वर्षा ताई को वोट देते हैं। ये लोग एजाज खान के सामने उज्जवल निगम को वोट देते हैं, बीजेपी वाले को और कांग्रेस वालों को। इन लोग मुझे वोट देके पार्लियामेंट में बिठा देना, मौत से तो मैं डरता नहीं और इन तटपुंजियों से भी मैं डरता नहीं। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ता हूं कि ये लोग मेरे पे झूठे केस बना बना के अंदर डाल देते, कोई भी केस में फंसा देते। मेरे पास पावर होगा तो मैं इन लोग से लड़ सकूंगा। जब पावर नहीं है तो लड़ूं कैसे? भाई लड़ाई के लिए पावर चाहिए। तो जब आपको पता है कि आपके पास पावर नहीं है और आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं, तो आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करते जहां आपको लगता है कि कोई तो ऐसी पार्टी होगी हिंदुस्तान की जो आपको लगता है सही? सारी पार्टी का रिसर्च कर सकता हूं। हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है और जो इनके लीडर्स है वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन चूतियों को यह समझ नहीं आता है कि वोट बेचने से कभी भला नहीं होगा। और जो एरिया का शाना है वो आके इनको बोल रहा है तो उसकी सुन ले रहे। वो एरिया के इमाम साहब आके बोल रहे कांग्रेस को वोट दे देना। अरे इमाम साहब पैसे ले लिए, ले, तुमको समझ में नहीं आ रहा किसको वोट देना चाहिए? क्या हुआ? वक्फ बोर्ड का हुआ, ठीक है, वर्षा था उधर, ठीक है, कांग्रेस का कोई नेता था का कोई नेता वक्फ बोर्ड के लिए, मुसलमानों के लिए। ये वही नेता है जो तुम्हारे दरवाजे पे आके भीख मांग रहे थे वोटों की। भीख दे दो, भीख दे दो, हम भिखारी है, हमको भीख दे दो। और वक्फ बोर्ड पे जब, तुमको मालूम है वक्फ बोर्ड से क्या होगा? मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की जगह है वो सब हड़प ली जाएगी। अभी तो शुरुआत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अल्लाह को, इंशाल्लाह जब मर जाएंगे ना तो जनाजा एकदम हल्का होगा और फरिश्ते लेने आएंगे मेरे को, मेरे अल्लाह ने वादा किया है।
जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जब आपने इतनी जज्बाती आपने बात की है तो आपने कहा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, बट MIM जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी ये दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है जी हाँ। तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? अच्छा। इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत, अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है अल्लाह के मैं सिवा। इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनके ही लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते? अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, दो चार मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो, ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों। मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। बड़ी अंदर की और पते की बात बता रहा हूं। टीपू सुल्तान, मीर सादिक और मीर जाफर, जब टीपू सुल्तान शेरे हिंद महल में संडे के दिन आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों का सबसे बड़ा खबरी था मीर सादिक, जिसने जाके दरवाजा खोला और बारूद पे पानी डाल दिया और अंग्रेजों को अंदर ले लिया, और जितने लड़ने वाले सोल्जर थे उनको छुट्टी दे दी, उनको अपने अपने घर भेज दिया, और अंग्रेजों को कहा कि हमला करो। ये बातें बाद में समझ में आएगी, ये बहुत महंगी बातें, समझना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब हमें इनको भी मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसी पार्टी क्यों नहीं बनती मुसलमानों की, जब अरे असद साहब बैरिस्टर सेकंड है, लार्जेस्ट असद पॉपुलेशन। साहब बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपी जाते हैं, इन पे एक छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, उनको जिसको मरवाना होता है ना, तो वो अशरफ और अतीक की तरह मरवा देते हैं। आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो, इसलिए आपके टायर के बहुत दूर गोली चली, वो भी कौन सी, कट्टे की गोली, वरना वो आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर क्या करें, हम मुसलमान बड़े इनोसेंट है यार। हमें कोई चार बात प्यार की करता है तो हम उसके लिए जान देने पे खड़े हो जाते हैं। उसूलों की बातें करते मियाँ भाई, पैगामे मोहब्बत देते हैं मियाँ भाई। हम मियाँ भाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे रहनुमा नहीं है। हमारे रहनुमा सिर्फ हमारे अव्वल और आखिर हमारे नबी है, उन्होंने जो कहा वो समझो। नहीं समझेंगे, हम मोहल्ले में एक बुजुर्ग की नहीं सुनते, माँ बाप की नहीं सुनते, बड़े भाइयों की नहीं सुनते, उस्तादों की नहीं सुनते, नहीं होगा भाई। देखो, आप चाहे मराठी कौम ले लो, तो उन्होंने अपने रहनुमा चुने हुए, सरदारों को ले लो, उनके बड़े बुजुर्गों की वो लोग सुनते। हिंदुओं को ले लो, उन लोग ने माना है तो माना है उन लोग को, उनके वोट भी वन साइड है। अब मुसलमान देखो, आधे उधर, आधे उधर, आधे इधर, आधे उधर, बाकी के इधर, बाकी के उधर। फिर इनको मारा जाता है, इनको जेल भेजा जाता है, इन पे झूठे केस, इनकी बहनों के हिजाब, इनको मस्जिदों में घुस के मारो, ये सब, इनके कुरान जला दो, कुरान फाड़ दो, ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली।
सिर्फ आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है या आपको लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, मगर आपकी सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, तो आप कोई एक इस्लामिक स्कॉलर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते एक बीइंग, क्योंकि आप एज एन एक्टर ही रहना क्यों चाहते हैं? ऐसी बहुत सारी मिसालें, जैसे सना खान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो आप देखो जो क्या माशाल्लाह है, मुसलमान कोई को लिबास करते को लेके कहीं पे तुम कुछ चीजें नहीं बोल पाते हो। जब वो लिबास ले लेते हो तो फिर वो जो मेरा तरीका है वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये तरीके के लिए ये रखा हूँ। देखो अल्लाह ताला सबसे अलग अलग काम लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने इतनी कोशिशें करी अपनी जगहों से और घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग अहमियत को नहीं समझ रहे, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं? समझेंगे क्या होता है, ये थोड़े ढीठ लोग हैं, बड़े का खा खा के इनका दिमाग थोड़ा मोटा बुद्धि हो गया है। ये समझेंगे थोड़ा, जिस दिन समझेंगे ना उस दिन खाली रोड पे टोपी और झब्बे ही दिखाई देंगे तुमको। 40 करोड़ बाहर निकल गए तो हिंदुस्तान बंद करना पड़ेगा ना भाई। कुछ नहीं करना है, हाथ में चाकू तलवारें गन नहीं लेना है, खाली इतना लेना है, जस्टिस फॉर पीस। खाली ऐसा दिखेगा काले और व्हाइट, काले और व्हाइट, खाली इतना ही दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। इतने लोग हैं लेकिन ये निकलते नहीं हैं। एग्जैक्टली। अब तो ये हो गया है कि बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, तब भी नहीं निकल रहे। तो अब ऐसी कौन सी मूवमेंट आएगी जब वो एक साथ होंगे और बाहर निकल कर आएंगे? वो हमारे नबी की दुआ कबूल नहीं हुई ना भाई। एक ही तो दुआ हमारे नबी की कबूल नहीं की। अल्लाह ताला का क्या राज होगा इसमें कि ये कभी एक नहीं होंगे? जी हाँ, वरना नबी की तो ऐसी कोई दुआ ही नहीं है जो कबूल ना हुई हो। एग्जैक्टली। तो ये फिरकों में इसी तरह बटे ये रहेंगे। फिरकों में ये भी इम्तिहान है मुसलमानों का। क्या ये जब मारना शुरू करेंगे तो ये थोड़ी देख रहे शिया है, सुन्नी है, ये है, वो है। जब कोई केस बन रहा है या कोई सजा सुनाई जा रही है तो सिर्फ ये देखा जा रहा है ये मुसलमान है। वो उनको जो उम्र कैद की सजा दे दी है वो ये थोड़ी देख के दिया उन्होंने कि ये शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है या फलाना ढिमका है। वो ये देखे कि ये मुसलमान है, बस। ये अभी समझ नहीं रहे लोग। एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, पावर देना है तो दे देना, नहीं देना कोई बात नहीं। फिर सोते रहना घर में, वोट को बेच देना 2-5 हज़ार में, और फिर हिजाबे खिंचवाते रहना, गालियां खाते रहना, जेल जाते रहना। चलिए, अब आपने जब बात कही है लड़ने की, तो मैं ये वाली लड़ाई को छोड़ के मैं बात करता हूँ बिग बॉस की, क्योंकि वो सीज़न जिसमें आप आए थे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड बिग बॉस सीज़न रहा है और उसमें टीआरपी भी बहुत ज़बरदस्त रही है। तो वो सफ़र कैसा रहा आपका? माइंड ब्लोइंग सफ़र था यार। वो एक इंटरेस्टिंग सफ़र था। जब मैं जनता के बहुत करीब आ गया, लोगों ने मुझे देखा, वो बहुत पसंद किया। तब भी सोशल मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली। वरना ये जो आजकल के बचकाने हैं बेचारे, मैं आऊँगा उस ये पे। सब मेरे फैंस हैं। ये सब मुझे यही बोल के मिले हैं, जितनी बार मिले, भाई हम आपके फ़ैन हैं। चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, वो नेजी हो, वो 07 टीम हो, वो विशाल हो, चाहे वो असीम रियाज हो, ये सब यही बोल के मिले, भाई हम आपके फ़ैन हैं। आपको तो पता ही है, तुमको। एग्जैक्टली। मैं तो बहुत पुराने से जानता हूँ इस वजह से। तो उसमें लाइक टीआरपी बहुत ज़बरदस्त रही और आपका काम बहुत लोगों ने प्यार किया, पसंद किया, वहाँ से आप दिखना शुरू हुए। मगर वहाँ में बिग बॉस पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या था और आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था? मेरा सिलेक्शन आलिम हाकिम और नदीम भाई, ये सलमान भाई के बहुत खास है। आलिम हाकिम जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो मेरा दोस्त है बहुत पुराना, और वो मेरा नेचर से वाकिफ़ है कि मैं कैसा हूँ, यू नो। तो बिग बॉस में उसने बोला सलमान भाई को, तो सलमान भाई मेरे को जानते थे, 1-2 बार मिले थे, देखा था, तो बोले हाँ उसको बुलाओ। तो ऐसे मेरी एंट्री हुई रातों रात। अच्छा। क्योंकि शो हो गया था फ्लॉप, राइट। क्योंकि बन गए थे सब कपल। हाँ। और खाली रोमांस कर रहे थे और कुछ हो रहा नहीं था, और अरमान कॉली से सब डर गए थे। तो वो अरमान जो कर रहा था सुबह से शाम तक, सब वो झील रहे थे, ये थे, कोई उसको बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बिलो द बेल्ट जा रहा था, ये सब कर रहा था। फिर सलमान भाई मेरे को बोले कि अब जा, ग्राउंड दे रहा हूँ, खेल के बता। फिर मैं खेला, वो दुनिया देखी, और सलमान भाई खुद बोले कि मैं तेरे प्यार का शिकार हो गया हूँ। किसको बोले भाई आज तक सलमान खान ये बात? और रोमांस तो खैर ऐश्वर्या आपने राय भी को किया नहीं बोले भाई ये। पर रोमांस तो आपने भी किया बिग बॉस में। कैटरीना कैफ को नहीं बोले वो। एग्जैक्टली। इस घर के कैमरों के साथ
मैं भी तेरे प्यार का शिकार हुआ हूँ। किसको बोले भाई ये तो आपको मिला। उस टाइम पे वो रहता, वो निकाल के डाला भी है, बहुत लोग डालते हैं आज भी। एग्जैक्टली। और सबको वो बोलते थे, सलमान भाई मेरे को आती, ये जो मेरा भाई है ना एजाज, ये जो मेरा भाई, मेरे भाई ये अलग। किसको भाई बोलते भाई? उन्होंने देख लिया कि भाई ये ओजी है, ओजी है, ये ओजी रहेगा। एग्जैक्टली। ये बचकानो, वो ओजी है। वो ओची ओची तुम जो चला रहे हो फेमस होने के लिए, वो बोची तुम्हारे पिछवाड़े में नहीं डाला ना, ऐसा बिठा के मेरा नाम बदल देना बेटा। मुझे सबसे पहले बताइए, रोमांस की जब बात कही कि उस सीजन में रोमांस चल रहा था और आपने भी जाके वही एक रोमांस शुरू किया जो आप गौहर खान किसके साथ करने की कोशिश कर रहे थे। गौहर से हम कनेक्ट हो गए थे। वो घर ऐसा है कि भाई देखो, सच्चाई है कि मैं आपको यहाँ पे 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ बंद कर दूंगा तो एक पे आपका दिल आ जाएगा, 3 पे आपकी नजर रहेगी और एक पे दिल आ जाएगा। यही सच्चाई है, ये जो मर्द मानते नहीं है। और एक औरत को भी 4 मर्दों के साथ डाल दो खूबसूरत, तो एक पे उसका दिल आ जाएगा और 3 पे उसकी नजर रहेगी। ये औरत और मर्द की फितरत है जो दोनों एक दूसरे से छुपाते हैं। तो आप गौहर को मिस करते हैं? नहीं यार, उसकी शादी हो गई, वो बड़ी खूब खुश है, बड़ी अच्छी लड़की थी वो। अंदर हमारी दोस्ती, और वो दोस्ती में एक बेस्ट फ्रेंड में एक लाइकिंग आ जाती है। करेक्ट। खूबसूरत लड़का लड़की हो तो वो अट्रैक्शन हो ही जाता है। उस दोनों चीज़ की हमने सीमाएं रखी और उसकी इज्जत रखी, और वो दोस्ती की मैं आज भी इज्जत करता हूँ। एंड आई विश हर ऑल द लक एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड उसका हस्बैंड भी मेरा दोस्त है, अभी तो उनका बेटा भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। सो माशाल्लाह, आई विश हर ऑल द लक। अच्छा, एक बात ये बहुत सुनने में आता है कि बिग बॉस जो है ना स्क्रिप्टेड है और जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सब बिग बॉस करवाते हैं, या ये किसमें क्या सच्चाई है? ये सब चुतियापे की बातें हैं। वो रियलिटी शो है और उसमें सिर्फ रियल चीज़ें होती है, और जो होता है वो जो दिखता है वही होता है। तो बिग बॉस में जो सलमान भाई हैं, मतलब जब ऑफ कैमरा होता है बिग बॉस का, जब सेशन चल रहा होता है, तो कभी आके पर्सनली लोगों से मिलते हैं, उनका कैसा बिहेवियर रहता है? ही इज अ वेरी गुड मेंटर एंड होस्ट। मेन चीज़ क्या है, वो सही चीज़ पे सही रहते हैं, गलत चीज़ पे गुस्सा होते हैं। देखो, जो चीज़ तुम घर में नहीं करते जो वो तुम्हें वहाँ नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो चीज़ तुम अपने माँ बहन के सामने नहीं करोगी वो वहाँ नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और क्योंकि मोहब्बत के ऊपर आप बहुत बोलते हैं, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मोहब्बत और एक तरफा मोहब्बत के लिए क्या कहेंगे आप? अंदाज भी आपका बहुत ही अलग है। देखो, एक तरफा प्यार बहुत अलग चीज़ है। एक तरफा प्यार में तुम्हारे को सामने वाले की जरूरत ही नहीं है। उसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए, उसको तुम एक बार देख लो, उसमें भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ऑब्सेशन वाला प्यार अलग है, साइकोटिक प्यार अलग है। एक तरफा, उसमें आदमी सामने वाले को नुकसान दे सकता है, उसकी जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अच्छी वाली मोहब्बत हो एक तरफा, तो उसको पीछे से उसकी मदद करेगा, उसको प्यार करेगा, उसके लिए दुआएं करेगा, और मोहब्बत जो करेगा वो जिंदगी भर साथ निभाएगा। देखो, मोहब्बत वो होती है जो तुम्हारी माँ तुमसे करती है, करेक्ट, तुम्हारे फादर तुमसे करते हैं। मोहब्बत वो है जो आज हो और जिंदगी भर तक खत्म ना हो। मरने के बाद जन्नत में भी तुम्हारे साथ जो खड़ी हो वही मोहब्बत है, वरना बाकी सब ढकोसले है, झूठ है, दोगलापन है। अच्छा, प्यार जिंदगी में एक बार होता है, क्या ये बात में सच्चाई है? देखो, मोहब्बत एक बार होती है, प्यार 2-3 बार हो सकता है, और इश्क तुम्हें किस्तों में होता है। एजाज खान को कितनी बार मोहब्बत हुई है? मुझे मोहब्बत एक ही बार हुई, तुम्हारी भाभी से। हाँ, भाभी के ऊपर इसलिए लाने वाला हूँ कि भाभी से मुलाकात भी कैसी हुई, जरा उसके बारे में बता दें। वो बड़ी गाय जैसी औरत है यार। अल्लाह ने मुझे, मेरी माँ की दुआ लग गई कि मुझे ऐसी बीवी मिली। वो यहूदी से इस्लाम कबूल किया है उन्होंने। अच्छा। और अल्लाह ने मुझे चूज़ किया कि मैंने उनको कोई फोर्स नहीं किया, उन्होंने खुद कुरान पढ़ के खुद ही इस्लाम को कबूल किया। और
वो ऐसी मुस्लिम है कि हमको खुद शर्म आ जाती है। शी इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। राइट। वो पढ़ लिख के बने हुए मुसलमान है ना। राइट। हमको मिल गया है तो हमें कदर नहीं है। एब्सोल्युटली। तो आई एम वेरी लकी टू हैव वाइफ लाइक हर। मेरी 7 पुश्तों को भी जन्नत ले जाने वाली है वो। एग्जैक्टली। और नेचर उसका, आहा, तुमने तो देखा ही है। बिल्कुल। अल्लाह, मतलब मैं हियर आफ्टर में भी उसके साथ रहूंगा, ये मुझे मालूम है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने फ्लर्टिंग हो जाता है, बट ऐसा कोई इंटेंस मेरा कभी किसी के साथ अफेयर ये सब नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और ना मैंने कभी किया है, ना कभी ऐसा दिल हुआ मेरा, क्योंकि उतना वो बचपना चला गया। अभी कहीं और है। हाँ, लड़कियां मेरी दोस्त बहुत है फील्ड में, लेकिन वैसा वाला अभी मेरा कोई शॉट नहीं है, क्योंकि अभी मेरी जो कोशिश है वो कुछ और है, मुझे कुछ और करना है। देखो एक बात बताऊं, मोहब्बत के 4 मतलब होते हैं। म से मरम्मत, ह से हैरान, ब से बर्बाद और त से तबाह। वाह, ये हमें नहीं पता था। तो अगर तुम मोहब्बत में तबाह नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, फना नहीं हुए, हैरान नहीं हुए, तो फिर मोहब्बत नहीं हुई तुम्हारी। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा था कि एजाज खान को कभी किसी से मोहब्बत हुई? और वो ना तुम्हारी भाभी तो से तबाह कहाँ हुए आप? तबाह तो हुआ। हॉलैंड गया मैं, इतनी दूर, वहां बर्फ कर रही थी और ये एयरपोर्ट नहीं आई। अच्छा, एयरपोर्ट नहीं हमने है? बोला हम फंस गए इसकी माँ की। 6 दिन तक बर्फ गिरेगी। बोले अरे, मैंने बोला या अल्लाह, यहाँ नहीं फंसना है मेरे को एयरपोर्ट पे, और बर्फ। हमने कहा एयरपोर्ट में तो मर जाएंगे हम। स्मोकिंग जोन बंद था। हाँ। मैं बोला स्मोकिंग जोन भी बंद? फिर हमने फोन किया, मैंने कहा अगर तू नहीं आ रही है ना, तो फिर हम जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो वो भी बर्फ में BMW लेके जो पहुंची है बेचारी। हाँ, तो उसकी मुलाकात नहीं बताई आपने हमें? तो बताया ना। नहीं, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हमारी हुई थी कन्वर्सेशन? नोवेटल होटल में। ओके। इनका फ्लाइट मिस हो गया था, तो ये रात को 3 बजे खाना खा रहे थे, ये और इनकी दोस्त। बॉम्बे नोवेटल होटल में इनका फ्लाइट था जो कनेक्टिंग था, तो बर्फ गिरने की वजह से इनको यहाँ पे रुकाया गया। राइट। फ्लाइट की तरफ से। तो अब ये लोग बिरयानी वहाँ रात को लगता है बूफे, तो हम उस टाइम पे जिम भी बहुत करते थे, तो 3-4 बार 5 बार 1-1 घंटे में खा लेते थे। तो खाना खाने हम गए तो देखा कि बड़ी शरीफ सी लड़की बिरयानी खा रही है चम्मच से, और बेचारी गोश्त निकाल नहीं पा रही है वो। तो हम गए और हमने बोला मैडम इसको ऐसे नहीं खाते। तो हमने ऐसी उनकी प्लेट से बोटी ली और 2-3 टुकड़े करके अंदर रख दी। तो बोलती ओह माय गॉड, यू टच माय स्टिक। अब ये अंग्रेज थे ना। तो गर्म हो गई वो। हमने कहा सॉरी बट डू यू ईट लाइक दिस, यू नो? माय गॉड, यू टचिंग माय फूड, सॉरी। अब देखो कैसा हाथ से खाती हो तुम बेबी। और आपके भी हाथ से खा लेते हैं अब तो है। तो या ऐसे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। ओके। और या मतलब टकरार से शुरू हुई और प्यार में बदली। प्यार में बदल गई। ओके। तो शादी से पहले कितने साल का अफेयर रहा आपका? शादी से पहले हमारा 1 साल का अफेयर रहा। ओके। ऑन कॉल? अरे चले ही जा रहे थे हम लोग बाहर, हम तो चले जा रहे थे बार बार। अच्छा, आप जाते थे मिलने? हाँ, वो भी आई 2-3 बार हम गए। और फिर हमने सोचा कि इससे शादी कर ही ली जाए, क्योंकि हमने उससे सीधी और शरीफ लड़की नहीं देखी। हमने कहा यार ये बहुत भोली है, ये बाद में नहीं मिलेगी। तो माशाल्लाह आपका अब एक साहबजादे हैं? हाँ माशाल्लाह, 2 बेटे हमारे, सैफुल्ला और अदान। ओके। दोनों माशाल्लाह आप देख ही रहे हो, दोनों खतरनाक है। राइट। अल्लाह का एहसान है, जो दिया अल्लाह ने, बड़े खुश है हम उसमें। देखो पर्दा तो इस जहां से कर जाते हैं, लेकिन हक पे जान देने वाले मरते कहाँ है, और बढ़ बढ़ के चूम लेते हैं जामे शहादत, ईमान वाले मौत से डरते कहाँ है। बहुत खूब। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके पूरे करियर में कि आप क्योंकि बहुत काम करते हैं, तो जो आयशा भाभी हैं उन्होंने कभी आपको किसी काम करने के लिए मना किया, कोई सीन करने के लिए मना, ये नहीं करोगे तो मजाज? वो कभी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करती, कभी पूछती नहीं है हीरोइन कौन है,
क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। वो हमेशा हमें कहती है तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा जीवन साथी अल्लाह ताला सबको दे, ऐसी शरीके हयात अल्लाह ताला किस्मत वालों को देता है और मैं किस्मत वाला हूँ। और ये हक पे जब उसको पता है कि मेरी जान खतरे में रहती है, कभी भी घर पुलिस आ जाती है, कभी भी कहीं पुलिस पकड़ लेती है, कोई भी केस बना देती है, झूठा ड्रग्स का केस लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, तब भी वो हमारे साथ खड़ी रही। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब तू नहीं करता है, तेरे साथ ये इसलिए हो रहा है कि तू इस्लाम के लिए आवाज़ उठाता है, मुसलमानों की आवाज़ बनता है, इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है, हमें पता है। वो तो अपनी कंट्रियों में लेटर लिख दी कि क्या हो रहा है इसके साथ। मैं बोला नहीं सुनेगा बेटा कोई भी। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया है जिसको करने के बाद आपको रिग्रेट हुआ है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन एक ऐसा काम है जो जेल में हमसे रिग्रेट हो गया। एक लड़का था जो क्रिकेटर बनना चाहता था, उसका नाम था सौरभ, और डर्टी पॉलिटिक्स ने, वो अंडर 19 खेलने वाला था, डर्टी पॉलिटिक्स ने, वो गरीब माँ बाप का बच्चा था तो वो अच्छा खेलता था, इसीलिए उसको मोलेस्टेशन के केस में जेल भिजवा दिया। तो वो जेल में रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो हम उसको बुलाए, खाना वाना खिलाए, बिठाए हमारे पास। जेल में सोने को जगह नहीं होती, एक आदमी के ऊपर एक आदमी सोता है, एक के ऊपर एक सोता है, मतलब बहुत जुल्म होता है अंदर जेल में लोगों के ऊपर। खाना गंदा, सोने को नहीं, नहाने को पानी नहीं। तो हमने उसको बिठा के बिस्किट विस्किट खिलाया, पूछा तो रोने लगा वो। उसने कहा कि मैं मेरे माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और ना मैं अब यहां से बाहर जाऊंगा। मुझे वो बात समझ में नहीं आई। हम रात को सो गए, 1-1:30 बजे तक हम जाग रहे थे। हम सो गए, हमारे बाजू में ही चादर थी, हमारी चादर से उसने उस पर लगाया और फांसी ले लिया उसी रात। और वो हम पे ही लटक गया, और हम जैसे उठे तो हमने देखा कि उसका दम निकल गया है। हमने उसको नीचे उठाया तो हमारी गोद में था वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि हम उसकी बात को समझ नहीं पाए। उसने 2 लाइन बोली थी कि अब मैं ना अपने माँ बाप को कभी मुंह दिखा पाऊंगा और ना मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये डर्टी लोग, ये गंदा, पुलिस का काम था, पुलिस पहले इंक्वायरी करती, इन्वेस्टिगेशन करती, फिर केस बनाती। पुलिस क्या करती है, आप पुलिस के पास जाओ, फटाक से केस बना देती है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते रहो, उसके बाद आप कोर्ट के धक्के खाते रहो, और आप बेगुनाह भी हो गए तो पुलिस का कुछ जाने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर की है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि जेल के अंदर जो खाना सर्व किया जाता है वो बहुत कुछ भी जेल के अंदर भाई, क्यों जजों की जो सैलरी जाती है, जो अधिकारियों की सैलरी जाती, सब जाती है। जेल के प्रिजनर है वो अभी अंडर ट्रायल है यार, कन्विक्ट थोड़ी ना हुए वो लोग, तो उनके अधिकार नहीं है कुछ। उनको घेटे बकरों की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको पानी नहीं है नहाने को, उनको खाने को सही खाना नहीं है, उनको सोने को नहीं है, उनको बिस्तर नहीं है। ये कौन सा तरीका है यार? बड़े आदमी के लिए बड़ी जगह है, 10 लाख रुपए दो तो बिस्तर मिलेगा, 1 लाख रुपए दो तो कैंटीन मिलेगा, 20 लाख है तो लड़की भी आ जाएगी अंदर। तो अच्छा, अरे पैसा है तो सब होता है ना भाई। देखते नहीं जैकलीन फर्नांडिस चली गई अंदर तिहाड़ जेल में। राइट। तो अभी क्या पूछ रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो? नहीं, हमें ऐसा लगा कि वो उसमें रियलिटी नहीं है, बट सच्चाई है। वो सुकेश चंद्रशेखर मेरे साथ जेल में था वो। ओके। मेरा भी दोस्त है वो, अंदर था वो। क्या ऐसा भी होता है कि जो कितना बड़ा क्राइम करके और कितना बड़ा नाम लेके अंदर जा रहा है, अरे तो सब बड़े बड़े क्रिमिनल बाहर घूम रहे भाई, सब तो बड़े क्रिमिनल है, ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलता है अंदर। आप देखिए ना किस पे कितने केसेस है। हमारे प्रधानमंत्री साहब पे केसेस है, होम मिनिस्टर साहब पे केसेस है, सीएम साहब पे केसेस है, सब पे है, देख लीजिए आप। और बाकी नेताओं पे तो आप देख लीजिए ना, मर्डर के मुकदमे, इसके मुकदमे, रॉबरी के, आप सब किसी कुछ को नेता की बैकग्राउंड निकालेंगे तो पाकिट मार, रेती चोर, ऐसे ऐसे निकलेंगे सब। और बॉलीवुड और जेल का क्या रिश्ता है? ये बड़ा
हमेशा इसको मिलाया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जेल से जुड़ा देखो रहता बॉलीवुड क्या है, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स इनको रूल करती है। है। राइट। इन लोग बेचारे डरते हैं नाम से, इज्जत से, क्योंकि काले काम ये भी बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसान इनको दबाता है तो दब जाते हैं लोग। अभी क्या नहीं जाएंगे तो नेता इनकी पिक्चर पे बैन लगा देगा, करेक्ट। तो इसके लिए बेचारे डर के मारे हर जगह इनको जाना पड़ता है। भाई एजाज साहब एक बात बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, मगर जब बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एजाज खान की बोलने की, तो आपके बोलने के हर अल्फाज को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर कोई ना कोई नया केस कर दिया जाता है और आपको अंदर कर दिया जाता है और उसके लिए टारगेट भी किया जाता है। इनफैक्ट नाजायज केसों में भी आपको मुलव्विस किया जाता है। अरे मैं नहीं, कई मुसलमान अंदर जेल में बंद है। यह मुसलमानों की बदनसीबी है कि 40 करोड़ मुसलमान खा पी के सो जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इनके घर नहीं जलेंगे, इनके घर में घुस के हिजाब नहीं खींचा जाएगा, तब तक इन्हें होश नहीं आएगा। अभी इनको शिया सुन्नी अहले हदीस में रहने दो, बड़े के पाए खाने दो, सोने दो, निहारी खाने दो, संडे के दिन जाके चाउमीन चाई चाई छूछी खाने दो, बाद में इनको समझ में आएगा। एग्जैक्टली। एक पायल रोहतगी ने भी आपके खिलाफ एक केस दर्ज किया। अरे वो पागल है, जान दो। हाँ, वो सब जान दो। वो उन लोग, देखो क्या है ना, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं उनको सबको मैं बजाया हूँ। एग्जैक्टली। तो उन लोग को रहने दो। तो वो क्या है ना, मैं उसको, वो अभी नहीं कर रही हो क्योंकि वो रोक दिया। वो संग्राम सिंह की बीवी है, मेरा दोस्त है वो, हाँ, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और मेरे लिए वो भाभी समान ही है। लेकिन जब वो इस्लाम को बोल रहे थे तब मैंने उनको कंडम किया था, क्योंकि इस्लाम के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगता है। एग्जैक्टली। और लगता है, और मेरा हक है वो। और फिर आपकी ऐसी एलिगेशन भी थी कि कपिल शर्मा ने भी आपके साथ, क्योंकि आपने बिल्कुल ऑन मीडिया कैमरा के सामने सबको ऐसा बोला था कि भी कपिल ने आपके साथ आपको शो पे नहीं बुलाया। तो बोला ना, कपिल ने बोला ना खुद कि हाँ भाई तू आया था, लेकिन चैनल ने दिखाया नहीं। वो कपिल शर्मा ही नहीं दिखाया था। तो उसको आपको ना दिखाने से क्या फायदा? भाई कैसा है ना, अभी आपने देख लिया, स्पॉन्टेनियस आप स्क्रिप्ट लेके बैठे हो, मैं बिना स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, तो आप देखिए तो सही। एग्जैक्टली। तो कपिल की भी तो फट गई। कपिल के भी तो 6 राइटर है, बेचारे को देते, फिर वो बोलता है। सब थोड़ी बोल पाएंगे हमारे सामने, इसलिए आपको इसलिए वो किया जा। अब बात हूँ मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो आपकी हाल फिलहाल में जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्योंकि ये हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको रोस्ट करता है, और रोस्ट करता है तो आप उसको बाकायदा जवाब देते हैं, और आपने कैरी मनाती से भी सॉरी बुलवाया। ये सबसे सॉरी बुलवाएंगे हम, और मारेंगे भी। अब पहले सॉरी बुलवा रहे थे, अब इनको मारेंगे भी हम। बट ऐसा क्यों? मतलब आप, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में लोग बहुत अनाप शनाप बक देते हैं, मगर इसका मतलब मुझे तो एक ये ट्रेंड नहीं। चलाना है। लोग बोले कि एजाज खान जैसे बनो, कोई कुछ बोले तो कहीं मिले तो फिर उसको मारो। अभी तूने बोल दिया ना, देखो भाई मैं तो तेरे घर नहीं आया, तूने बोला, अभी तूने बोला, तूने व्यू लिए, तूने सब कुछ लिया, मजे लिए, पैसा कमाया, फिर जब तू मुझे मिलेगा तो कैरी मिनाटी की तरह तेरा करियर खत्म। क्योंकि ये लोगों ने और बोला कि अब ये चीज, ये फाइट जो है फेक है, क्योंकि ये दोनों ही अपने से व्यूज बढ़ाने के लिए गेम कर रहे हैं, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है? अरे भाई मैं तो लाइव गया था ना, ये नीचे ही नहीं आए, मेरे सामने कोई नहीं आता। शिराज तुम जानते हो यार, कौन आएगा बताओ? एक बंदे की पिछवाड़े में दम है जो मेरे सामने आ जाए? नहीं आएगा भाई, उनको पता है मैं उनका बाप हूं। क्योंकि ये आज जो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे 4 अभी नाम हाल फिलहाल के, कैरी मिनाटी हुए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से आपके जिनके झगड़े हुए, बहुत वायरल भी हुए। अब वो भाई सब फोन करवा रहे, मुंबई के जो बड़े बड़े शाने लोग हैं, जो पावुल नेता लोग हैं, उनसे बात करके फोन करा रहे कॉम्प्रोमाइज के लिए। एलवीर यादव, ये वो सब, उनको तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं जानता हूं, मगर पब्लिक जो आपको मेरे देख साथ रही है कैसे कैसे लोग घूमते और कौन कौन, और मैं क्या हूं तुम्हें तो पता ही है ना यार। तो Exactly. उनको भी पता है, क्योंकि अभी सफर्स कर लो, तुमसे कोई पूछ लेगा ये इन्फ्लुएंसर कि भाई एजाज भाई का तो तुम बोलोगे मेरे भाई उनसे दूर रहना, उनके आसपास भी मत फरकना, जो तूने देखा है वो कुछ भी नहीं देखा अभी तक, क्योंकि जो तेरे साथ होगा वो मैं जानता हूं। करेक्ट। तो लोग वही बोलते हैं, तो इन लोग की फटफट के पुंदी हो गई है। वो पूरा जा बच गया। वो ओपा में पार्टी कर रहा था, मैं शूटिंग कर रहा था नासिक में। अच्छा।
ओपा में लड़के लोग गए, उनको उससे पूछना पूरब से, बाउंसर लोग हाथ जोड़े, उसको पीछे के दरवाजे से भगाए, उसको my. बोले कि आप निकल जाइए, पर ये झगड़ा कब तक चलेगा? जब तक मैं इनको मारूंगा नहीं। मतलब आप इन सबको मारेंगे? सबको मारेंगे हम। और उन लोगों को मारेंगे जो आपके खिलाफ कोई जो बात मेरे करें। खिलाफ। बाकी यूट्यूबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे नहीं जानते हैं और जबरदस्ती मेरा नाम लिए है, राइट, वो सबको मारूंगा मैं। ओके। और जो आपको जानते हैं फिर भी आपका नाम ले लेते हैं, उसका क्या? नहीं, वैसा नहीं। जो जैसे मैं तो किसी को नहीं जानता, समझे, क्यों की जरूरत है? अरे भाई, मैं नाम लिया क्या तुम्हारा? एक भीख मांग रहा था, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, हाँ। तो मैं उसको नाम दिया। मैं बोला चोको चूसिया, आपने नाम दिया तो उसको। उसका नाम फेमस हो गया। बोल रहा था नाम लो, नाम लो। फिर ये दूसरे आए, भोसड़ी के कीड़े मकोड़े। अरे भाई, मैं थोड़ी कोई रोस्टर हूं, या मैं कोई यूट्यूबर हूं, या मैं कोई तुम्हारी तरह भींचो लोगों की मजाक उड़ा के पैसा कमा रहा हूं। अबे अच्छे काम करके पैसा कमा रहे हम लोग, भिखारी लोग। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त इंडस्ट्री में काम करने के लिए या फिर रियल लाइफ में भी क्या फिटनेस की कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यू सी, आई लव गोइंग टू जिम, आई लव वर्किंग आउट। देखो, फिट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर 10-12 कुत्ते आ गए ना, तो लड़ने में मजा आएगा। एग्जैक्टली। फिट रहना जरूरी है। अब हम ताकि किसी को पसली में पंच मारे ना, तो वहां से किडिंग करके आवाज आना मांगता है, नहीं तो मजा नहीं है। मतलब एजाज खान का और कंट्रोवर्सीज का दो, वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ है, और वो रहेगा। अभी क्या है लाइफ में, एक चीज मैं आपको बता दूं, सच बोलोगे तो कंट्रोवर्सी होगी। इसलिए मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, और मुझे किसी का डर नहीं, अल्लाह के अलावा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूं। और बच गए हैं 7, तुमने ले लिया 1 घंटा मेरा। बस अब ये खत्म है, और अब करते हैं रैपिड फायर है, बस 1 वर्ड और 1 लाइनर रैपिड फायर। लास्ट टाइम जाने के पहले एक चीज बता देता हूं, जो हमको समझ ना पाए उन सब ने है बदनाम किया, कितनी बार देश की खातिर खुद को है कुर्बान किया। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मंदिर में भी बसती है, कलाम आसमां छुआए ये दुनिया उन पे हंसती है। ये सरजमी हम सबकी है, क्या मेरा क्या तुम्हारा है, अल्लाह माँ ने ही लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। वेरी नाइस। हरदम तेरे नहले पर हम दहला बन के आएंगे, बात वजूदे हिंद की हो तो सबसे पहले आएंगे। हंस के दी कुर्बानी हमने, हंस के जान लुटाई, कहते सब हमको मियां मियां भाई, हम वो है। क्या बात है। लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड। ओनली 1 वर्ड और 1 लाइनर। ओके। कॉफी और टी? कॉफी। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम। बीच और माउंटेन्स? बीच। जिंदगी कौन सा ऐसा दिन जो दोबारा जीना चाहेंगे? मेरी माँ का जन्मदिन, उसके साथ बर्थडे, मैं और मेरी माँ साथ में, और कोई नहीं। अभी तक जिंदगी में ऐसा क्या किया है जिसके ऊपर आप खुद बहुत प्राउड फील करते हैं? क्या मैं एजाज खान हूं। ओके। अपने सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देंगे, अपने हार्ड वर्क को या अपने नसीब को? मेरे माँ बाप की दुआओं को। योर फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? हजरत अली। ओके। आप अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्या कर पसंद करते हैं? मजाक। ओके। व्हाट मेक्स यू स्माइल एंड व्हाट स्केयर यू द मोस्ट? My father's, in the morning when I see my father, it makes me smile, and I'm scared that one day I will not see him. Okay, one food you would not want to give up? Pie. Acha. If you get a chance to talk to a PM, what would you talk about? हिंदू मुस्लिम बंद करो साहब, क्या कर रहे हो, देश की वाट लगा रहे हो, सही हो जाओ, सुधर जाओ। एक पैर कब्र में, एक केले के छिलके पे, जाते जाते देश का भला करके जाओ। What is your nickname?
Bond. मतलब घर वाले भी यही बोलते हैं क्या? Yeah. Describe yourself in one word. एक नंबर. If you are not an actor, what kind of work would you like to do? क्रांतिकारी. Two things you want to change yourself. गुस्सा और गाली. Favorite junk food. वड़ा पाव. Favorite car. Limousine. If you were a billionaire, what would you buy? A shelter for homeless people. What is the first thing you notice about the opposite gender? His eyes and attitude. Your Her favorite. eyes and attitude. Sorry. Her eyes and attitude. और जब लड़का होता था? His sense of dressing. Okay. Your favorite place to eat? My favorite place is Indigo. Okay. What makes you angry? Lies. And what age you want to retire? 85. What compliment people give you the most? Your eyes is very sexy. What do you love the most? My family. Sunrise or sunset? Sunrise. Have you ever stolen anything? Yeah. Women's heart. Good one, huh? Okay. What is the biggest lie that you have ever told to someone? That I'm not good looking. Biggest sacrifice you have done for somebody? Going to jail for my community. Good one. Biggest turn off? Bad breath. अगर आपकी जिंदगी पर एक किताब लिखी जाएगी तो उसका टाइटल क्या होगा? Gangster actor. गैंगस्टर एक्टर. ओके. आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? My belief in Allah Ta'ala. और वीकनेस? My weakness is my family. ओके. अगर आपको मौका दिया जाए एडवेंचर ट्रिप पे जाने के लिए तो आप किसको लेकर जाना पसंद करेंगे? I would take my wife. Who is your सुपर हीरो? My father. Your favorite sports or hobby? Working out. Favorite drink? I drink ABC juice. Apple, beetroot, carrot. अच्छा, मैंने क्या कुछ नया आया है? Most unforgettable person in your life? My mother. Do you believe in love at first sight? Yes, I do. Are women complicated? A lot. They are easy. Texting or talking? Talking. Okay. Favorite place to travel, holiday destination? You would Medina. summer or winter? Winter. Cats or dogs? Cats. Do you have any tattoos? Yes. How many? One. One. By mistake. Okay. वो मिटाना नहीं चाहेंगे? Yes. Very soon. With the right laser treatment came. Okay. Because cancer दे रहे लोग साले. अच्छा, इसलिए अभी तक नहीं. Okay. Scale yourself in 1 to 10. How good are you to keeping secrets? 1 to 5. Okay. First celebrity crush? My God. Rekha. Okay. Which celebrity annoy you the most? Oh my God. There's so many, but I'll tell you one. Right now? Yeah, exactly. Kangana Ranaut. अच्छा, कंगना रनौत. Okay. What is your favorite pastime? Playing with people. Playing with people means? Yeah, I make prank, you know. Sometimes I call my somebody and say, क्या कह रहे तूने? मैं तो कुछ नहीं किया भाई. Then I say, then आपस में लड़वा देता हूँ पब्लिक को. Okay. One advice that you would like to give our young generation? Don't get angry, don't fight. तुम पे कभी पुलिस केस ना होने देना. कोर्ट बड़ा नेगेटिव है, वो एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव है. कंट्रोल योर एंगर. गुस्सा हराम है. ओके. और कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, क्या आने वाला है? और I'm directing a web series called Bombay Bond. ओके. ये एक ऐसा क्राइम ड्रामा है जो आज तक हिंदुस्तान में, ये मिर्जापुर, ये वो पब्लिक सब भूल जाएगी.
26 महीना जेल काट के जो कहानी मैं लाया हूँ ओके वो ओरिजिनल कहानी है, किसी बाप ने देखी ना सुनी है ना लिखी है। तुमने तो देख लिया, तुम्हारा रोल भी बहुत खतरनाक है उसमें। अच्छा मैं भी तो हूँ उसमें हाँ। एग्जैक्टली तो बहुत अच्छा रोल भी किया है तुमने, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और रोल भी तुम्हारा खतरनाक है। मतलब उसके डायलॉग्स कभी नहीं सुने होंगे तुमने, उसके वन लाइनर कभी नहीं सुने होंगे। इट्स वेरी डिफरेंट। जो तुम्हारे दो बेटे बचपन से तो मर्डर कर रहे तुम देखे हो, एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड पीपल विल लव इट। अच्छा हम आने वाले 5 साल में एजाज खान को कहाँ देखने वाले हैं? पार्लियामेंट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। लास्टली हमारे इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ नाइस शो, यू आर अ गुड एंकर एंड अब तुम बहुत बड़े बनने वाले हो क्योंकि तुमने एजाज खान का इंटरव्यू ले लिया। सो ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।